Hello to all of you. Myself Himanshu Mishra from Maharani Lakshमीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। तो हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी NCERT का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें से जो थर्ड चैप्टर है मानव जनन, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मादा जनन तंत्र जो है वो निम्नलिखित जो मेन अंग होते हैं उनमें विभाजित है, जो कि प्राथमिक अंग, सहायक जनन अंग, सहायक जनन ग्रंथियाँ और स्तन ग्रंथियों में डिवाइड करते हैं। तो जो प्राथमिक जनन अंग है उसके अंतर्गत अंडाशय या ओवेरी आता है, और जो सहायक जनन अंग है उसमें अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, यौन, बाह्य जननांग आदि आते हैं। जो तीसरा है सहायक जनन ग्रंथियाँ। जो मेन सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं वो है बार्थोलिन ग्रंथ, और जो स्तन ग्रंथियाँ, फिर स्तन ग्रंथियाँ मैमेरी ग्लैंड। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो जो प्राथमिक अंग है अंडाशय, उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो जो अंडाशय है ओवेरी, मनुष्य में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। जो मनुष्य में जो है फीमेल में वो एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये उदर गुहा में वृक्क की पृष्ठभित्ति से जुड़े होते हैं। जो अंडाशय है वो वृक्क की जो पृष्ठभित्ति होती है उदर गुहा में, उससे जुड़े होते हैं। जिन तंतुओं की सहायता से ये अंडाशय उदर भित्ति से जुड़े होते हैं उन्हें मीजोविरियन तंतु कहते हैं। जो अंडाशय है वो वृक्क की पृष्ठभित्ति से मीजोविरियन तंतु द्वारा जुड़ी होती है। मनुष्य में जो है वो अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। अंडाशय की आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। अंडाशय की आंतरिक संरचना जो है उसके अंतर्गत अंडाशय में जो तंतुमय संयोजी ऊतक का बना घना क्षेत्र होता है। जो अंडाशय है वो तंतुमय संयोजी ऊतक से बना होता है। जो एक घना क्षेत्र होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। जो अंडाशय है उसमें अंडाशय में तंतुमय संयोजी ऊतक से बना हुआ एक घना क्षेत्र होता है जिसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर 3 स्तर पाए जाते हैं। जो अंडाशय है उसको चारों ओर से घेरने वाले 3 स्तर की परत होती है, जिसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि है नंबर 1 ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यह सबसे बाह्य स्तर होता है। जो अंडाशय का सबसे बाहरी स्तर होता है उसे हम लोग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। तथा जो दूसरा है जनन उपकला जर्मिनल एपिथेलियम, इसका जो है ये मध्य स्तर होता है। जो मध्य स्तर होता है अंडाशय की भित्ति का उसे हम लोग जनन उपकला कहते हैं। और जो थर्ड है ट्यूनिका प्रोपेरिया, यह आंतरिक स्तर होता है। जो आंतरिक स्तर है अंडाशय की भित्ति का उसे हम लोग ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं। फिर अंडाशय में स्ट्रोमा 2 भागों में विभाजित होता है। जो अंडाशय में जो स्ट्रोमा बना होता है तंतुमय संयोजी ऊतक का, उसे हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। जो नंबर 1 होता है वो है कॉर्टेक्स। यह बाह्य अधिक सघन भाग होता है। जो बाहरी सघन भाग होता है उसमें उसे वो कॉर्टेक्स होता है अंडाशय के स्ट्रोमा का, और जिसमें रेटिक्युलर तंतु, स्पिंडल कोशिकाएं, अंडपुटिकाएं तथा कुछ रक्त वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं। जो कॉर्टेक्स है उसके अंतर्गत जो बाह्य अधिक सघन भाग होता है उसमें रेटिक्युलर तंतु, स्पिंडल कोशिकाएं, अंडपुटिकाएं तथा कुछ रक्त वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं। फिर है मेडुला, जो दूसरा है कॉर्टेक्स के बाद मेडुला। यह कम सघन केंद्रीय भाग होता है। जो वो मेडुला होता है वो कम सघन होता है और केंद्रीय भाग होता है, जिसमें प्रत्यास्थ तंतु, कोमल पेशियाँ, रक्त वाहिनियाँ व तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। मेडुला के अंतर्गत जो है उसमें प्रत्यास्थ तंतु, कोमल पेशियाँ, रक्त वाहिनियाँ व तंत्रिकाएँ पाए जाते हैं। जो जनन उपकला से प्रारंभिक पुटिकाओं का निर्माण भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है। जो जनन उपकला है उसी से जो प्रारंभिक पुटिकाएँ हैं
उनका निर्माण भ्रूण अवस्था में ही हो जाता है, परंतु विकास लैंगिक परिपक्वता आने के बाद होता है। जब इनका विकास जो होता है वो तब होता है जब लैंगिक परिपक्वता आती है फीमेल में, तब इनका विकास होता है। इन पुटिकाओं में निरंतर विभाजन होता है। इन पुटिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है, जिनमें से एक पुटिका आकार में बड़ी हो जाती है। जो एक पुटिका है वो आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे हम लोग उगोनिया बोलते हैं। जो ये पुटिका है ये निरंतर विभाजित होती रहती है, और इनमें से एक जो पुटिका आकार में बड़ी हो जाती है उसे हम लोग उगोनिया बोलते हैं, या प्राथमिक पुटिका भी बोलते हैं इसे। शेष पुटिकाएं जो बची हुई होती हैं उसके चारों ओर व्यवस्थित हो जाती हैं। जो शेष पुटिका कोशिकाएं होती हैं वो उगोनिया के चारों ओर व्यवस्थित हो जाती हैं। ये कोशिकाएं स्तंभाकार और बहुस्तरीय हो जाती हैं। इन्हें अब मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा या कणिकीय स्तर कहते हैं। ये कोशिकाएं जब बाद में स्तंभाकार और बहुस्तरीय हो जाती हैं तब इन्हें हम लोग मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा या कणिकीय स्तर भी कहते हैं। यह एस्ट्रोजन का स्त्रावण करती है। जो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा होती है ये इससे जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका स्त्रावण होता है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। धीरे धीरे जो oocyte व मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के मध्य एक गुहा उत्पन्न हो जाती है। जो धीरे धीरे आगे चल के oocyte जो होता है उसके व मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के मध्य में एक गुहा कैविटी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग एंट्रम बोलते हैं। इस कैविटी को एंट्रम बोलते हैं, या इसको हम लोग पुटिका गुहा या फेलिकल कैविटी भी बोलते हैं। जो उगोनिया है उसके चारों ओर पुटिकाओं का केवल एक स्तर पाया जाता है। उगोनिया के चारों ओर जो है वो पुटिकाओं का केवल एक स्तर पाया जाता है, जिसे हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। उगोनिया के चारों ओर जो पुटिकाओं का स्तर होता है वो एक स्तर होता है, जिसे हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना बीमारी नहीं है इसमें, इस चैप्टर में ये कुछ और ही है, इसको कोरोना बीमारी से मत लेना। तो जो कोरोना रेडिएटा है, फिर इस समय जो है उगोनिया पुटिका कोशिकाओं के वृत्त द्वारा एंट्रम में लटकी होती है। इस समय जो है वो उगोनिया पुटिका कोशिकाओं के वृत्त द्वारा, जो पुटिका कोशिकाओं के द्वारा वृत्त बना होता है उससे एंट्रम में लटकी होती है, जिसे हम लोग डिस्कस प्रोलिजरस कहते हैं। जो उगोनिया है वो जब पुटिका कोशिकाओं के वृत्त द्वारा एंट्रम में लटकी होती है, जिसे हम लोग डिस्कस प्रोलिजिरस बोलते हैं। इसे जर्म हिल या कैमुलस ऊफोरिकस भी बोलते हैं। कैमुलस ऊफोरिकस भी बोलते हैं। इस समय उगोनिया के चारों ओर जोना पेल्यूसिडा नामक पारदर्शी आवरण भी पाया जाता है। इस समय जो है वो उगोनिया के चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा नामक पारदर्शी आवरण पाया जाता है। इस अवस्था में पुटिकाओं को ग्राफियन पुटिका कहते हैं, और इस अवस्था में जो है वो जो पुटिकाएं होती हैं उन्हें हम लोग ग्राफियन पुटिका बोलते हैं, या परिपक्व पुटिका होती है। इनकी कोशिकाएं एस्ट्रोजन का स्रावण करती हैं। जो पुटिका की वृद्धि व एस्ट्रोजन का स्रावण पीयूष ग्रंथि के FSH द्वारा नियंत्रित होता है। जो एस्ट्रोजन का स्रावण है वो पुटिका कोशिकाओं की वृद्धि व एस्ट्रोजन का स्रावण पीयूष ग्रंथि के FSH जो हार्मोन से उससे नियंत्रित होता है। इस फिगर में अंडाशय की आंतरिक संरचना का प्रदर्शन किया गया है। फिर ये जो ग्राफियन पुटिका होता है इसमें अब प्रथम जो है वो असूत्री विभाजन होता है और प्राथमिक oocyte द्वितीयक oocyte में बदल जाता है। जो ग्राफियन पुटिका होता है इसमें
जो है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से जो प्राथमिक ओसाइट होता है वो द्वितीयक ओसाइट में बदल जाता है, जो कि एक अगुणित होता है, और जो द्वितीयक ओसाइट होता है वो अगुणित होता है। अब यह जो द्वितीयक ओसाइट ग्राफियन पुटिका को तोड़ अब यह जो द्वितीयक ओसाइट है वो ग्राफियन पुटिका को तोड़कर अंडकाय से बाहर निकलकर उदर गुहा में मुक्त हो जाता है। जो ये द्वितीयक ओसाइट होता है वो ग्राफियन पुटिका को तोड़ देता है और अंडकाय से बाहर निकल कर के उदर गुहा में मुक्त हो जाता है। इससे इस क्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। द्वितीयक ओसाइट के मुक्त होने के बाद जो शेष बची हुई पुटिकाएँ होती हैं वो अस्थायी जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करती हैं। जो द्वितीयक ओसाइट के मुक्त होने के बाद शेष बची पुटिकाएँ हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह जो कार्पस ल्यूटियम है इससे प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स स्रावित होता है कार्पस ल्यूटियम से। फिर है द्वितीयक ओसाइट जिस भाग से बाहर निकलता है वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है। जिस स्थान से जो द्वितीयक ओसाइट बाहर निकलता है वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है, वह पीले रंग के कण वहाँ एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें ल्यूटिन बोलते हैं। जो पीले रंग के कण एकत्रित होते हैं उन्हें ल्यूटिन बोलते हैं, और इसी के कारण शेष बची हुई पुटिकाओं का कार्पस ल्यूटियम या पीतपिंड कहते हैं। और इसी के कारण जो शेष बची हुई पुटिकाएँ हैं उनको हम लोग कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड भी कहते हैं। यह द्वितीयक ओसाइट निषेचित नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है। जब द्वितीयक ओसाइट जो है वो अगर निषेचित नहीं हो पाता है तो उस दशा में जो है कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और निष्क्रिय होकर कार्पस एल्बिकैंस बनाती है। और कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाने के बाद निष्क्रिय होकर कार्पस एल्बिकैंस बनाती है, जो कि कुछ समय में नष्ट हो जाती है और शरीर से बाहर स्रावित कर दी जाती है। कुछ प्राथमिक पुटिकाएँ परिपक्वन से पूर्व ही नष्ट हो जाती हैं और कुछ जो प्राथमिक पुटिकाएँ वो परिपक्वन के पूर्व भी नष्ट हो जाती हैं, और इस क्रिया को कुपकिप एस्ट्रेशिया कहते हैं। और इस जो प्राथमिक पुटिकाओं के परिपक्वन से पूर्व ही नष्ट हो जाना, इस क्रिया को हम लोग कुपकीय एस्ट्रोसिया भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ अंडाशय के बारे में डिस्कस किए, और अगले चैप्टर में आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अंडवाहिनियाँ या डिम्बाशयवाहिनियाँ, और आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।